हेलो एवरीवन। एसबीआई प्रीलिम्स किस किस का क्लियर है? सुमित कुमार, टाइम इज प्रीसियस असेट। तो हु इज सेइंग, व्हाट इज सेइंग? सर प्लीज कम ऑन टाइम। ओके, ओ माय गॉड। तुम डिस्कशन कर लिया करो ना आपस में। 2-4 मिनट में बहुत ज्यादा टाइम चला गया ना। रिवीजन नहीं कर सकते थे? लास्ट टाइम का सारा क्लियर चल रहा है हमारा, इंडियन बैंकिंग सिस्टम से लेके सारी चीजें अभी तक, मॉनेटरी पॉलिसी तक। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी ना। प्रीलिम्स किस किस का क्लियर हो गया जरा बताना। प्रीलिम्स क्लियर है, एसबीआई मेंस के लिए जा रहे हैं। अंकित दिया था तूने? हुआ नहीं? हिम्मत मत हारियो, खुश हो जा। मेरी तो ड्रीम रह गया था, खत्म हो गया था मेरा तो 0.15 से। मैं तो नहीं, हाथ में लड्डू आते आते मेरे पास इतनी बार रह गए। अब मैंने कहा यार, सोचा अगर मैं क्लर्क बन गया तो क्या कर रहा होता। नोट गिनना होता दूसरे के। पीओ बन गया होता तो क्या कर रहा होता। बस बैठ के सुबह से शाम तक। तो जिंदगी में ना कुछ भी ना मिला हो ना, कुछ और मैं टारगेट किया था कि अगर वो बन गया होता क्या कर रहा होता। तो भाई, चार्टर्ड मेरा सपना था, नहीं या वो तो छोड़ना पड़ा। तो लाइफ में ना देखो, खुद को डिमोरलाइज मत कराओ। अब दो तो चार्टर्ड बैठ के मेरा काम करते हैं, ठीक है। तो जिंदगी में ना कुछ ऐसा करो कि जो करना चाह रहे हैं ना वो आराम से बैठ के तुम्हारा काम करे। तो हिम्मत मत हारो, जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा मिलेगा। बस ठीक है, हिम्मत मत हारना। चेहरे पे खुशी रखो, फोकस रखो, ठीक है। सुमित, तूने दिया था? तभी खुश लग रहा है ना। सुशांत? नहीं? और ये कोवल कोवल, अभिषेक, अनु, ब्रजेश, आपने दिया था। महर्षि, तूने दिया था एसबीआई? तू आज महर्षि कहाँ बैठा हुआ है? कल कहीं और बैठा था। ये भाई साहब अपनी जगह बदलता रहता है, खिलाड़ी आदमी है। किसी दिन ऐसा नहीं कि तू अंडर वाटर बैठा हो और भाई साहब लगा लगू का बैठा है तब मैं पढ़ रहा हूँ मैं। हालांकि तू जगह लोकेशन। आज का टॉपिक बड़ा शानदार है, दिस इज इन्फ्लेशन। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी से पूरा रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी से पूरा का पूरा रिलेटेड है। काफी कुछ पढ़ेंगे जिनके मॉनेटरी पॉलिसी क्लियर होगा बहुत बढ़िया, नहीं भी क्लियर होगा फिर भी काफी चीजें हम लोगों के क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, फोकस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अभी थोड़ी देर के लिए ना मेरे को बताओ, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल हिंदी में, ज्यादा वैसा नहीं, टफ वाली लैंग्वेज नहीं। राइज इन प्राइसेस, मेरा भी सेम प्रॉब्लम। टेस्ट सीरीज सारे एक्सपायर्ड शो कर रहा है। आज थोड़ी टेक्निकल के लिए चाहिए, उसकी वजह से शो कर रहा है ये। टेक इशू है, टेक इशू। अनु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? नो आइडिया। प्रकाश, डॉली गुप्ता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? ब्रजेश, महर्षि, सुमित ठाकुर। रूरल एरिया में बैंक की फैसिलिटीज अवेल करवाना इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। वारे, वेल ट्राई। सर हड़ताल क्यों चल रही है बैंक की? प्राइवेटाइजेशन की वजह से। ओके चलिए। अब थोड़ा ज्यादा ना, मैं बहुत सिंपल समझ, वो नहीं हो तो जैसे हम लोग बोलते हैं ऐसा कुछ बोलो जिस जो कि समझ में आ जाए। तो वो यह समझने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे भी आजकल मौसम बड़ा शानदार बना हुआ है ना। आप जब बाहर निकलते घर के तो यार क्या ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं। बस एक चाय हो कुल्हड़ की और एक कप प्याला, ठंडे ठंडे पकौड़े मिल जाए, गरम गरम पकौड़े, बस मजा ही आ जाए चटनी से, है ना। वही वाला फील है। अब हुआ क्या कि हम बैठे हुए थे, शाम का टाइम था। तो तुम्हारी भाभी आई कि आशु सुनो ना। मैंने कहा हाँ बताओ ना। तो कहती है आशु कहीं घूमने चले। मैंने कहा चलो। तो मैंने कहा यार देख, सुबह 7 से 8 की क्लास है, फिर 9 से 11 क्लास है, फिर 12 से 1 क्लास है, फिर 2 से 4 क्लास है। उसके बाद चल सकते हैं हम लोग। तो मैंने कहा चलो। उसने कहा कि चलो ठीक है, उसके बाद चल लेंगे। तो मैंने पूछा कहाँ चलोगी? तो चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। चल लॉन्ग ड्राइव पे भाई, कहा उसने चल ठीक है भाई लॉन्ग ड्राइव पे चल ले। तो मैंने चल ठीक। तो मैंने अपनी बाइक निकाली। एक्चुअली मुझे थोड़ा बाइक का ज्यादा शौक है मेरे भाई। तो मैंने अपनी बाइक निकाली। मैं अपनी बाइक उठाई और मैं उसके साथ निकल पड़ा। ओके, 300 रुपये लिए मैंने और मैं पेट्रोल डलवाने गया। भाई पेट्रोल के बिना तो चलेगी नहीं। तो पहले दिन मैंने उससे बोला कि चलो ठीक है, आसपास ही चलते हैं कहीं पर। तो मैं पहले दिन पेट्रोल जब फिल करा रहा था तो उसने मेरे गाड़ी में 300 रुपये का पेट्रोल डाला और 6 लीटर पेट्रोल आ गया। यहां तक क्लियर है ना? पेट्रोल कितने रुपए लीटर चल रहा है? 50 रुपए पर लीटर। ओके फाइन। पेट्रोल के प्राइस कितने? 50 रुपए पर लीटर। ठीक है ना?
चलिए, शाम बीती, पहुंचे, मोमोज वोमोज खाए, आइसक्रीम खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, बिल्कुल मस्त तरीके से, बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। और फिर घर पर आए, फिर वही पीपीटी बनाना, काम करना, और फिर पीपीटी बनाई सुबह की, और फिर उठे वही सुबह करंट अफेयर्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 में। मैं आशीष गौतम, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। न्यूज डिस्कस हुई, फिर वही 9 से 11 करंट अफेयर्स, फिर 12 बजे का सेशन, फिर शाम बीती, फिर आशु सुनो ना, आशु सुनो ना, मैंने कहा अब क्या हुआ? तो मैंने कल का भी घूमे थे, तो कहते नहीं आज फिर चलते हैं, आज मौसम बड़ा सुहाना। मैंने चलो भैया, फिर बुलेट उठाई, फिर 300 रुपये लिए, फिर पेट्रोल डलवाने निकले। अब उसने पेट्रोल डाली गाड़ी में, 5 लीटर पेट्रोल। पहले उसने डाली थी 6 लीटर पेट्रोल, और फिर डाली उसने 5 लीटर पेट्रोल। अब पेट्रोल कितनी हो गई? अब पेट्रोल कितने की हो गई? 60 रुपए पर लीटर। फिर घूमने के लिए गए। अरे आशीष, पनीर टिक्का खाना है कि ये टिक्का खाना है कि वो टिक्का खाना है? मैंने कहा खा ले भाई, तू खा ले, भर ले, पेट भर ले, ठीक है। और फिर मेरे दोस्त ऐसे ही वक्त बीता, फिर लौट के आ रहे थे, आराम से बाइक चल रही थी, घर पहुंचे, शाम का खाना डिनर विनर हुआ घर पे भी थोड़ा बहुत, और फिर मम्मी के साथ बैठे, पापा के साथ बैठे, फिर वही सुबह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 पे। पीपीटी पीपीटी बनाई, सुविधा हिंदू पढ़े, फिर 9 से 11 की क्लास, बीच में मीटिंग मार्टिंग, और फिर घर पहुंचे, फिर वही। आशु सुनो ना, मैंने कहा बताओ भाई क्या दिक्कत है? चले फिर दोबारा? मैंने कहा भूखी आई है तू घर से भाई। चल ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो फिर 300 रुपये लिए, फिर पेट्रोल डलवाने गए। अब उसने गाड़ी में पेट्रोल डाला, 4 लीटर पेट्रोल। अब दोस्त, 4 लीटर जब पेट्रोल डाला, तो पेट्रोल के प्राइस देखेंगे आप लोग, तो हो क्या रहे हैं जरा थोड़ा समझना। जो पेट्रोल के प्राइस है, हो क्या रहे हैं? दिन भर खाती रहती हैं क्या भाभी? बेटा पता नहीं मेरे को, हाइपोथेटिकली तो अभी खा रही है वो। ठीक है, तो 50 रुपए पर लीटर, 60 रुपए पर लीटर, 75 रुपए पर लीटर। इसका मतलब क्या है कि जो पेट्रोल के प्राइस है वो रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो यार दोस्त, हम लोग इसे क्या बोलते हैं? अभी इन्फ्लेशन की मैं बात ही नहीं कर रहा, इसे क्या बोलते हैं? महंगाई। अब सोचो, वॉरियर के प्राइस आपको 800 का वॉरियर पड़ा, किसी को 900 का पड़ा। अभी वॉरियर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, 1500 का वॉरियर हो जाएगा, तो तुम आपस में क्या बोलोगे? वॉरियर महंगा हो गया है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? वॉरियर के प्राइस बढ़ गए। तो जब किसी वस्तु के दामों में निरंतर वृद्धि होती है, एक दफा नहीं, निरंतर वृद्धि होती है, तो हम लोग इसको बोलते हैं महंगाई। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है भाई? तो इसे क्या बोलते हैं? महंगाई। फाइन। अब दोस्त एक बात बताइए, पहले जब इसी को मैं यहां पर एक वर्ड देता हूं, जनरल लेवल ऑफ प्राइस, इसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य मूल्य स्तर। ओके, सामान्य या जनरल लेवल ऑफ प्राइस। जब किसी वस्तु के दामों में निरंतर वृद्धि होती रहती है, निरंतर वृद्धि होती रहती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं महंगाई। ओके, दूसरे शब्दों में एक और वर्ड यूज करेंगे। पहले हम 300 रुपए में 6 लीटर पेट्रोल डलवाते थे, अब 300 रुपए में मात्र 4 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं। मुझे इतना बताओ, क्या जो 300 रुपए की वैल्यू है वो कम हुई है कि ज्यादा हुई है? जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हुई है कि ज्यादा हुई है? वैल्यू ऑफ मनी कम हुई है, ज्यादा हुई है? अनु सिंह ज्यादा है, ओके वेल डन। सुरभि सिंह ज्यादा हुई है, बहुत बढ़िया। अनु, सुरभि बेटा जरा मेरी बात समझना। आप लोग ना गोलगप्पे खाते हो? गोलगप्पे, गोलगप्पे, पानी पूरी बोलते हैं उसे। थोड़ा और अगर गांव की तरफ बढ़ोगे तो ना पड़ाके बोलते हैं, ओके। और शहर की तरफ बढ़ोगे तो पानी पूरी कहते हैं, लाइक अलग अलग लैंग्वेज में। अभी जो है वो कितने, 10 रुपए के कितने पीस आते हैं सूजी वाले? मैं आटे वाले बात नहीं कर रहा, सूजी वाले 10 रुपए के कितने पीस आते हैं? 3 4, 3 या 4, ठीक है, 3 पीस आते हैं। पहले 10 रुपए के 50 पीस आते थे, मैं तो लाया हूं भाई। आते थे नहीं आते थे? अनु, गोलगप्पे की बात कर रहा हूँ, कोई आउट ऑफ द बॉक्स तो बात नहीं कर रहा। तुम नहीं खाते क्या गोलगप्पे? खाते हो ना? तो फिर ऐसे कैसे बिल्कुल ऐसे करो, प्रिडिक्ट करो कि नहीं सर मैं तो दूसरे गोले से आई, मैं गोलगप्पे गोलगप्पे नहीं खाती, दिस इज वेरी छोटा है। ऐसा तो नहीं है भाई, सब नॉर्मल खाते हैं ना गोलगप्पे, हम भी खाते हैं। तो भाई गोलगप्पे की बात कर लेते तो पहले 10 रुपए के 50 पीस आते थे, हम कह रहे 10 के पहले 10 आते थे। 10 रुपए लेकर जाते थे, 10 गोलगप्पे खा लेते हैं। 10 रुपए लेकर जाते हैं, मात्र 3 गोलगप्पे खाते हैं। सच बताना, अब 10 रुपए की कीमत जो है वो कम हुई है ज्यादा हुई है? 10 रुपए की कीमत कम हुई है ना?
कंफ्यूज है यार ये तो बच्ची। चलो 10 रुपए की कीमत कम हो गई है, ठीक है। अब जरा समझो, एक और चीज समझना। पहले हम लोग जब पार्टी करने के लिए जाते थे तो पापा हमें 500 रुपए देते थे, बेटा जाओ जी लो अपनी जिंदगी। 500 रुपए में हम सभी को पेटीज, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक खिलाते थे। यही तीन चलते थे कॉम्बिनेशन, कि पेटीज और कोल्ड ड्रिंक, पार्टी करके आ जाते थे। अब 500 रुपए में जाते हैं तो भाई 2 लोगों को पार्टी नहीं दे पाते, पहले 10 लोगों को पार्टी दे लेते थे। अब पहले 500 रुपए की कीमत बहुत होती थी ना, अब 500 रुपए की कीमत कम हो गई है। मैं 500 रुपए की बात कर रहा हूं, मैं प्राइस की, मैं वस्तु की बात नहीं कर रहा। मैं वस्तु की बात नहीं कर रहा, मैं इस नोट की बात कर रहा हूं। आपके हाथ में 500 रुपए का नोट है, या 100 रुपए का नोट है, 200 रुपए का नोट है। पहले उसमें ज्यादा क्वांटिटी आती थी ना, अब उतनी क्वांटिटी नहीं आती ना। अरे भाई पहले 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए पेट्रोल था तो 2 लीटर आ जाते थे 100 रुपए में। अब 100 रुपए में 1 ही लीटर आ रहा, तो 100 रुपए की वैल्यू कम हो गई ना यार। अब देखो ना, बोलते नहीं है 500 का नोट 100 रुपए का नोट लगने लगा है। 2000 का नोट लेकर जाओ, पता ही नहीं चलता, खर्च होकर आ जाते हैं। अभी मार्केट चले जाओ, आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, बिस्किट नमकीन लेने ढंग से लेने चले जाओ एक आध हफ्ते के, भाई साहब पता नहीं चलेगा 2000 रुपए कब उड़ गए। समझ रहे, समझ रहे हो? तो वो 2000 रुपए की जो वैल्यू वो कम हुई है कि ज्यादा हुई है? कम हुई है ना। तो जब वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बाजार में क्या आ गई, महंगाई आ गई है। ये प्राइस बढ़ने का ही तो रीजन है, प्रैक्टिकली बताना। ये जो प्राइस है ये इंक्रीज हुए, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी है वही कम हो गई है ना। प्रैक्टिकली सोचो, पहले आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते थे, 100 रुपए में आपकी डेट हो जाती थी, हो जाती थी। आप भाई, मैं तो अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, 120 रुपए, 200 रुपए में काम हो जाता था। पहले की बात कर लेते थोड़ा, जब शुरुआत के दिन थे, नए नए छोरे बने थे ना, 18 साल 19 साल के हुए, तो 200 रुपए लेके जाते थे, आराम से घूम के आ जाते थे, पेट्रोल भी डल जाता था उसमें। फिर वक्त बीता, अब तो जिंदगी बेकार है, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, टाइम ही नहीं है उन चीजों का, ठीक है। अब तो शादी की उम्र हो गई है। तो उसका थोड़े वक्त आज बाद की बात करते हैं, उसके बाद 200 रुपए लेकर जाओ, 200 रुपए में होता क्या है, आने जाने में पेट्रोल में खर्च हो जाते हैं। मतलब 200 रुपए की जो वैल्यू है वो कम हुई, क्यों? क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं, क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं। प्रैक्टिकली क्लियर है ना। एक और बात यार, परचेसिंग पावर, एक वर्ड और आता है, परचेजिंग पावर। पहले 300 रुपए में आप 6 लीटर खरीदते थे, अब 300 रुपए में आप 3 लीटर खरीदते हैं। जो परचेजिंग पावर है ये कम हुई है कि ज्यादा हुई है? मम्मी पूछ रही है सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? आंटी को बताओ कि ये महफिल है, इसका मजा लेने के लिए आप अपने दूसरे कामों में सब्जी वब्जी काट लो, आंटी को बोलो, ठीक है। संस्कार देख लो, आस्था देख लें, यहाँ सेशन में ना देखें, ठीक है। ये सेशन अलग तरीके का चलता है। अब जरा सुनिए, ये जो परचेजिंग पावर है, क्या पहले 300 रुपए में हम 6 लीटर खरीदते थे दक्ष, अब 300 रुपए में 3 लीटर खरीदते हैं। बेटा ये बता, परचेजिंग पावर कम हुई है ज्यादा? अनु, कम हुई है ज्यादा परचेजिंग पावर? कम? कैसे? ज्यादा हुई है, वही तो प्रकाश में कह रहा हूं, ज्यादा हुई है। पहले प्रकाश 300 रुपए में 6 लीटर खरीद लेता था, अब 300 रुपए में 3 लीटर खरीदता है, अब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, 300 रुपए की वैल्यू बढ़ गई अब है। पहले 300 रुपए में 6 लीटर पेट्रोल आती है, 300 रुपए 3 लीटर पेट्रोल आने लगे, 3 लीटर। परचेजिंग पावर ज्यादा हुई है? एक ही सिक्के के हैं ये, एक ही जैसे हैं। या परचेजिंग पावर बेटा क्या हुई है? कम हो गई। अच्छा, आप लोग जहाँ रहते हो वहां सब्जी वाला आता है? सबके यहाँ आता होगा ना भाई, हम भी, हमारे यहाँ घर के बाहर भी आता है सब्जी वाला। लेकिन सब्जी वाला है, मम्मी बैठी है, ऐसे ही पापा बैठे हुए थे। तो फिर मम्मी ने कहा, अरे सुनते हो जी? हाँ भाग्यवान, बताओ। अरे वो सब्जी वाला आया, कुछ पैसे वैसे हैं, जरा दे दीजिए। तो मम्मी ने पहले फॉर्मेलिटी की, फिर उन्होंने सुना नहीं, तो फिर नजरअंदाज किया, तो भाई फिर सुनना कहाँ है। वॉलेट रखा था पिताजी का, चुपचाप 500 का नोट निकाला और चलेंगे आलू लेने के लिए, सब्जी वब्जी लेने के लिए। पहले दिन वो 20 केजी आलू लेकर आई। कितने आलू लेकर आई? 20 केजी। फिर अगले दिन फिर आया सब्जी वाला, फिर दोबारा वही सिलसिला चालू। अरे सुनते हो जी? नहीं सुना? तो फिर अपने आप 500 का फिर नोट निकाला। अब जो आलू लेकर आई, मात्र 10 किलो आलू लेकर आई। अब जैसे ही घर आई, हाय ये क्या कर रहा है मोदी भैया, मोदी ने तो हालत खराब कर रखी है। मैंने, मम्मी मोदी को क्यों गाली दे रही हो? अरे भाई घर वाले गाली किसको देते हैं? सीधे पीएम को, और तो कोई ये सुनते नहीं है। तो ये कर क्या रहा है? अरे मोदी ने हालत खराब कर रखी है। मैंने क्या किया? पहले देखो मैं 20 किलो आलू लेकर आई थी कल तक, आज 10 किलो आलू आ रहे हैं। ये 500 का नोट जो है ना, इससे तो मैं कुछ ज्यादा खरीद ही नहीं पा रही।
पहले की अपेक्षा में उतनी चीजें मैं कम खरीद पा रही हूँ। मैंने कहा मम्मी तुम तो मुझे इन्फ्लेशन पढ़ा दी, कैसे कैसे? मैंने कहा परचेजिंग पावर हमारी रिड्यूस हो गई है। पहले हमारी क्रय शक्ति ज्यादा थी, अब हमारी क्रय शक्ति कम हो गई। क्यों क्रय शक्ति कम हो गई? क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं। प्राइस बढ़ने का सिलसिला अगर शुरू होता है तो क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, और वैल्यू ऑफ मनी कम होने का मतलब ही यहां पर ये कि आपकी परचेजिंग पावर का भी कम हो जाना। समझ में आ रहे हैं ये वर्ड? क्लियर है इतना? फाइन, कोई दिक्कत? ये तो कोई टर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना तो ये सारे शब्द आने वाले हैं, तब चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होंगी। कोई प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज होने का मतलब है कि अब हम उतना नहीं खरीद पा रहे जितना पहले खरीद पा रहे थे, उतने ही रुपए में अब हम कम खरीद पा रहे हैं। ऐसा है ना? ठीक है, परचेजिंग पावर का कम होना, परचेजिंग पावर के साथ साथ हमारी जो पास जो पैसा है ना उसकी वैल्यू कम हो जाना, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाना। ओके, जो आपके पास शायद आज 20,000 रुपए में पहले पूरा परिवार एंजॉय कर लेता था, अब 20,000 रुपए में अकेले खर्चा ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अब उतने पैसे की अब वैल्यू रही नहीं है उतनी। आज के वक्त में उतने पैसे की वैल्यू अब कम हो गई है। ओके, नेक्स्ट एक और वर्ड आता है यहाँ पर। एक फॉर्मूला होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट? क्या आता है भाई? आय में से व्यय घटाते तो क्या आता है? आयात बेटा। आय में से व्यय घटाएंगे तो क्या आएगा? आय में से व्यय घटाएंगे तो सर नहीं पता क्या आएगा। सर बचत आएगी, सेविंग बेटा, सेविंग। ओके, आशीष गौतम की सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए। हम मान लेते कांस्टेंट। ओके, 20,000 पर मंथ माननी है, पर डे मत मानना। ठीक है, 20,000 हम लोगों की मेरी सैलरी है। ओके, अब मैं पहले दिन जब पेट्रोल डलवाने गया था, जैसे आगरा से मुझे अगर मथुरा जाना है, आगरा से मथुरा जाना है, तो दोस्त जब पहले जब 50 रुपए लीटर था तो मैंने 6 लीटर पेट्रोल डलवाया, 300 का पेट्रोल डलवाया, 6 लीटर में आ गया। जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ तब मैं कितने में आऊंगा भाई? तब कितना लीटर पेट्रोल डलवाऊंगा? जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया तब मैं कितने लीटर पेट्रोल डलवाऊंगा? जब 50 रुपए लीटर था तो आगरा से मथुरा आने में 6 लीटर पेट्रोल लग रहा था, तो अब कितने में डलवाऊंगा? 5 लीटर। बहुत बढ़िया। अरे भाई पेट्रोल तो उतनी लगेगी ना सुशांत। आगरा से मथुरा जाने में पेट्रोल 6 लीटर लग रहा है, भले कितनी भी हो जाए लगेगी तो 6 लीटर ही ना। तो हमारे खर्चे तो नहीं कम होने वाले ना, खर्चे तो बराबर रहेंगे। चलो बहुत बढ़िया। पहले दिन मैंने पेट्रोल डलवाई, 50 रुपए लीटर से 6 लीटर डली। मेरे एक्सपेंसेस कितने हो गए? 5 के 30, 319,700। दूसरे दिन 20,000 रुपए फिर इनकम हुई। अब पेट्रोल कितने रुपए लीटर हो गई? 6 लीटर। मेरे भाई 6 लीटर तो डलेगी ना, 6 लीटर तो पेट्रोल डलेगी ना। 360। अब कितने की पड़ रही है? 19,640। फिर तीसरे दिन 20,000 रुपए लेकर गया क्या? अब पेट्रोल कितने की होगी? 75 रुपए पर लीटर। 6 लीटर ही तो डलेगी जब गाड़ी में खर्च ही 6 लीटर होनी आने जाने में। 7 42, 5 के 30, 450, 19,550। ये बात समझ में आई मेरी? मेरी बात क्लियर हुई? अब मेरी बचत देखिए क्या हो रही है। यहां पर जो बचत है वो 19,700 है, यहां पर बचत 19,640 है, या बचत मेरी 19,550 है। मेरी सेविंग कम हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरी सेविंग कम हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या मेरी इनकम बढ़ी? क्या मेरी इनकम बढ़ी? नहीं। क्या मेरे एक्सपेंसेस बढ़े? ना 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 अंकित, मेरे एक्सपेंसेस क्वांटिटी में बढ़े। पहले तू 2 रोटी खाता था, अब भी 2 रोटी खाता है, लेकिन तेरे लिए पहले 2 रोटी पे खर्चा कम होता था, अब तेरे लिए 2 रोटी पे पहले तू निक्कर पहनता था, पैंट पहनने लगा है तो निक्कर सस्ता आता था। भाई मैं भी पहले निक्कर पहनता था, पैंट पहनने लगा हूं। सीधी सी बात है, हम छोटे थे, जब छोटे थे बेटा तो शॉर्ट्स पहनते थे, बात खत्म। अब बड़े हो गए पैंट पहनने लगे, तो सीधी सी बात है, पहले खर्चा इतना होता था अब इतना होने लगा है। अबे दक्ष ओए, दिमाग ना लगा, ठीक है, इधर फोकस कर। ठीक है, तो मतलब अरे यार, चीजें वही है लेकिन उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। ओके, चीजें वही हैं, अब उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। हमारे एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहे हैं, और बढ़ भी रहे हैं तो उस रेशियो से नहीं बढ़ रहे जिस रेशियो से हमारी इनकम बढ़ रही है। ओके, क्लियर है? सॉरी, जिस रेशियो से
हमारी इनकम नहीं बढ़ रही, जितने रेशियो से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हमारी बचत क्या हो रही, कम होती चल रही है। प्रैक्टिकली देखो तो जैसे माता जी से कभी बात करना, अपनी से, मम्मी से, पिताजी से बात करना, तो माता जी का एक काम रहता था कि पापा जो भी देते थे उसमें से कुछ ना कुछ वो थोड़ा थोड़ा बचा लेती थी, जिससे कि वो सेविंग रखती थी, वो अपने पास सेविंग रखती थी कि हाँ कभी भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो उसका उपयोग करेंगे। तो जब हम छोटे थे ना, तो माँ कहती थी जब तुम छोटे थे ना तब मैं ज्यादा बचा लेती थी, अब तुम बड़े हो गए हो तो खर्चे सबके बराबर हो गए हैं, खर्चे सबके बराबर हो गए, तो मैं अब उतना नहीं बचा पाती हूँ। क्या पिताजी की इनकम बढ़ी है? नो। क्या आशीष गौतम के एक्सपेंसेस बढ़ गए? नहीं, आशीष गौतम पर एक्सपेंसेस जो होते थे उतनी क्वांटिटी में है, लेकिन उसके ऊपर अब पेमेंट ज्यादा हो गया है। तो इससे होता क्या है कि जब आपकी इनकम इनकम जो होती है और जो सेविंग होती है, इनकम कांस्टेंट है, सेविंग आपकी कम होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके एक्सपेंसेस के लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु है उनके दाम बढ़ रहे हैं। मैं बताता हूं, मैं खुद अपना बताता हूं। मैं अपने पिताजी से 50 रुपए 100 रुपए मुझे मिलते थे पेट्रोल के लिए, ओके, काफी वक्त तक तो नहीं, कुछ जब ग्रेजुएशन का टाइम आया तो 100 रुपए पिताजी देते थे जैसे तैसे, भाई हाँ कि आशीष को तो पढ़ाना है घर में, भाई आशीष के लिए तो 100 रुपए देते थे वो। अब भाई सबको मैनेज कर कर आके, तो उसमें 100 रुपए जब मेरे को देते थे तो उसमें से 50 रुपए की मैं पेट्रोल डलवाता, डेली का था ये, नित्य का, और 50 रुपए बचता आता था। मैं 100 की पेट्रोल में 50 रुपए बचाता था, 50 रुपए में खर्च कर लेता था, जब पेट्रोल सस्ता था। जब मोदी जी आए मुझे लगा अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आए, मेरे 100 रुपए में से भाई 50 रुपए भी नहीं बचने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे। क्या मेरी पेट्रोल ज्यादा गाड़ी पीने लग गई थी? नहीं। फिर क्या होने लगा? क्या मेरी इनकम बढ़ गई थी? नहीं, 100 रुपए मिल रहे थे। फिर मेरी बचत क्यों कम हो गई? क्योंकि उसके लिए मुझे अब ज्यादा पे करना पड़ रहा था, और अभी के वक्त में अगर पेट्रोल डलवा रहा होता तो मेरे पास एक चवन्नी भी, भूटी कौड़ी भी नहीं बचने वाली थी। ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इनकम आपकी, वस्तुओं के दाम बढ़ने की वजह से, सर्विसेज के दाम बढ़ने की वजह से क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। और वैल्यू ऑफ मनी कम होने का मतलब ये है कि परचेजिंग पावर कम होना, आपकी क्रय शक्ति कम होना, और क्रय शक्ति कम होना, परचेजिंग पावर कम होना, वैल्यू, वस्तुओं के दाम बढ़ना, इन सब का अल्टीमेट कंक्लूजन ये होता है कि आपकी धीरे धीरे बचतें कम होने लगती हैं। तो सबसे ज्यादा जो हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं इन पे ज्यादा मार पड़ती है। भाई क्लियर हो रहा है? क्लियर है ये? चलिए, इस वाली लैंग्वेज को जरा, इसको पढ़िए पहले, इसको पढ़िए, इम्पैक्ट को। समझ में आ गई? वही जो मैंने आपको अभी बताया था, वही सारी चीजें इन्होंने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दी है ना। देखो, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। अब ये जो पूरी लैंग्वेज है ना, ये इन्फ्लेशन है भाई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन वो स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं के दाम निरंतर बढ़ते रहते हैं, निरंतर बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो क्रय शक्ति होती है, या यूं कहें परचेजिंग पावर होती है, वो कम हो जाती है। परचेजिंग पावर दूसरे शब्दों में कहें तो वैल्यू ऑफ मनी का कम होना इन्फ्लेशन है, और इसका फिर रिजल्ट क्या रहता है, आपकी बचतें भी कम होने लगती हैं। ओके, इन्फ्लेशन से प्राइसेस बढ़ते हैं, इसकी वजह से इट लीड टू फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, दूसरे शब्दों में रियल वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। सेम अमाउंट में मनी कैन बाय फ्यूअर गुड्स। ये लाइन का मतलब समझ में आया? पहले 10 रुपए के 10 गोलगप्पे आते थे, अब 10 रुपए के 3 गोलगप्पे आते हैं। पहले 10 रुपए में एक सुट्टा आ जाया करता था, अब 10 रुपए में एक सुट्टा भी नहीं आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है मेरे भाई? तो सिंपल सी बात है, उतने रुपए में पहले सारी चीजें आ जाती थी, बट उतने रुपए में वो चीजें भी नहीं आ रही हैं जो पहले आ जाती थी। सेम अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय फ्यूअर गुड्स, ओके, एंड रियल वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग सेविंग डिक्लाइन। आपकी जो रियल वैल्यू एग्जिस्टिंग सेविंग की, वो कम हो गई है। फाइन, क्लियर हो गया? अब इसको पढ़ो जरा।
दीपक सर क्लियर हो रहा है? डन। देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन मतलब सस्टेन इंक्रीज, सिर्फ इंक्रीज वर्ड नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है निरंतर वस्तु के मूल्यों में वृद्धि होना इन्फ्लेशन कहलाता है। जनरल लेवल ऑफ प्राइस, वस्तु का जो साधारण मूल्य स्तर है, जब उसके में निरंतर वृद्धि होती है, इसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, तो गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ गुड्स नहीं सर्विसेज की भी बात की जा रही है। वॉरियर जो मैं दे रहा हूं ये क्या है? सर्विस ही तो है। वॉरियर में जो दे रहा हूं ये बेटा सर्विस ही तो है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज के दाम में निरंतर वृद्धि होती है, जनरल लेवल ऑफ प्राइस जब सस्टेन इंक्रीज होता है, तो हम लोग इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, एंड इट इज मेजर्ड एज अ एनुअल परसेंटेज इंक्रीज। अब इन्फ्लेशन कैसे होता है? इन्फ्लेशन को एनुअल परसेंटेज इंक्रीज के रूप में देखा जाता है कि आज जैसे अगर कोई चीज है 100 रुपए की है, वो 120 की हो गई है, इसे एनुअल वर्ड अभी के लिए हटा दो, तो कितना इतना इसमें कितनी महंगाई आई? 20 रुपए की नहीं, हम इसे परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे, कितने परसेंट महंगाई आई है? 20%। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन हम लोग परसेंटेज में नाम मापते हैं। किस में मापते हैं? प्रतिशत में मापते हैं। जैसे इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन राइज होता है, तो फिर एवरी रुपी यू ओन बाय अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसका ये कि जो आपके पास पैसे हैं, अब वो जितना पहले आपको दे रहे थे अब उतना नहीं देंगे। एवरी रुपी यू ओन बाय फ्यूअर गुड्स। ओके, एवरी जितना आपके पास पैसा है ना, वस्तुओं के दाम बढ़ने की वजह से अब उतना नहीं आ पाएगा। जैसे एक एक्टिवा पहले 50,000 की आ जाती थी, अब एक एक्टिवा 1 लाख रुपए की आती है। पहले 1 लाख रुपए में 2 एक्टिवा आ सकती थी, अब 1 लाख रुपए में एक एक्टिवा आती है। एवरी रुपी यू ओन बाय फ्यूअर गुड्स, क्यों? क्योंकि अब वस्तुओं के दाम बढ़ गए। ओके, द वैल्यू ऑफ रुपी डज नॉट स्टे कांस्टेंट व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन होता है तो जो रुपी की वैल्यू होती है वो भी कांस्टेंट नहीं रहती है, एंड वैल्यू ऑफ जो रुपी होती है ये ऑब्जर्व इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर ये कम हो जाती है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? इन्फ्लेशन क्लियर? इन्फ्लेशन की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन क्लियर? अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पे। पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसे पढ़िए फटाफट से रीड करिए। महर्षि तू अपने आसपास का जरा मेरे को पहले व्यू दिखा, तू बैठा कहाँ है? कैमरा दिखा जरा। पेड़ वेड़ लगा के बिल्कुल है ही। क्या बात है, गदर मचा रहा तू तो। वहाँ चिड़िया विड़िया चहकती रहती होंगी, है ना? बोल है, बहुत बढ़िया। बड़ा बढ़िया माहौल होता है यार, ऐसी सोचो क्लास चल रही हो हम लोगों की, खेत वेत में पढ़ रहे हो आराम से लगा के। सर आपका ध्यान मेर्सी पे क्यों है, हम पे क्यों नहीं है? ये वाला तेरा स्टेटमेंट बहुत घटिया है। मैं तेरे को ब्लॉक कर दूंगा अगर तूने दोबारा ऐसा सवाल कहा। महर्षि मेरा छोटा भाई है। अब जरा सुनो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? प्रैक्टिकली समझो। अगर आशीष गौतम की डिमांड वॉरियर की ज्यादा होगी तो वो प्राइस क्या कर देगा? क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा ना, ऑब्वियसली। और मार्केट में आशीष गौतम जैसे पढ़ाने वाले कितने हैं? सप्लाई कम है। एक एग्जांपल के तौर पर, भाई बहुत है पढ़ाने वाले, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है? क्यों? जब मार्केट में चीजें कम होंगी, हंसो नहीं, सुन लो जरा। मार्केट में चीजें कम होंगी और उसके कंपैरिजन में उसकी डिमांड ज्यादा होगी, ऑब्वियसली जो कम होंगी वो लोग ज्यादा चार्ज करने लग जाएंगे। यार तुम ही सोचो, कल को तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम्हारे रिश्ते आने लगेंगे। अब रिश्तों में तुम सिलेक्शन कैसे करोगे? जो तुमको, ये थोड़ी अलग है ये अप्रोच, लोगों की गलत है धारणा, बट फिर भी वो कैसे करेंगे? जो उनको ज्यादा पे कर रहा होगा। इनको लड़की से मतलब नहीं, परिवार से मतलब नहीं, उनको पैसे से। और 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इस तरीके से कहीं ना कहीं ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि तुम्हारी डिमांड बढ़ गई है। तुम जैसे सरकारी नौकरी ठप्पा वाले कम होंगे, सरकारी नौकरी का ठप्पा होना बहुत जरूरी है, वैसे कम होंगे। तो सरकारी नौकरी लगने से मतलब क्या है कि डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ जाएंगे तो प्राइस बढ़ जाएंगे। हर चीज है ये सिचुएशन। आप मार्केट में गए, सर्दियों का टाइम है, मूंगफली मात्र आपको दो बेचने वाले दिख जाए या एक ही बेचने वाला दिख जाए, और हम जितने भी सेशन देख रहे हैं सभी के सभी मूंगफली खरीदने के लिए पहुंच जाए, उसके पास मात्र 1 किलो मूंगफली है और 50 रुपए किलो बेच रहा है वो। अंकित भाई, दक्ष 50 रुपए किलो मूंगफली बेच रहा है, मैं पहुंचा, मेरे को देख के 50 रुपए किलो, 50 रुपए। संतोष सर आए 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। शांतनु को देख के, सौरभ को देख के 90 रुपए किलो, शुभम को देख के 100 रुपए, उदिशा मैम 150 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपए, चिकारा मैडम पहुंच गए 200 रुपए। क्यों?
क्यों भाई? अंकित पहुंच गया 250 रुपए, महर्षि सुमित पहुंच गए 500 रुपए, क्यों? क्योंकि मार्केट में उसके पास जो है वैसी चीजें और इतनी अवेलेबल नहीं है, मार्केट में सप्लाई इतनी है नहीं, बट डिमांड क्या है? ज्यादा है। तो जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो फिर क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो उसके दाम ज्यादा चार्ज करने लगता है। ओके। और इसकी वजह से मार्केट में क्या आती है? महंगाई। एंड दैट महंगाई इज कॉल्ड दी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड बढ़ने की वजह से महंगाई का आना। क्लियर दोस्त? इट इज कॉज्ड बाय, इट मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग दी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है, जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है एज कंपेयर टू सप्लाई, तो फिर मार्केट में जो वस्तुओं के दाम होते हैं उसमें महंगाई आने लगती है, और ये महंगाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। द इंक्रीजिंग डिमांड मे बी ड्यू टू इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ मनी। इस लाइन को डिकोड करो जरा, इस लाइन को डिकोड करो। आयुषी पांडे, इस लाइन को डिकोड करो, सेकंड वाले को जरा, क्या मतलब है इसका? इंक्रीजिंग डिमांड मे बी ड्यू टू इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इन द हैंड्स ऑफ यू एंड मी। लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। ओके। जो ज्यादा पैसा देगा उसे सामान मिलेगा ना। ना अंकित फिर गलत ट्रैक पे जा रहा है, समझ। तेरी डिमांड बढ़ी कब? तेरी डिमांड बढ़ी कब? अभी तू जॉब नहीं कर रहा। जॉब नहीं करने से पहले हम लोग नॉन ब्रांडेड लेते हैं, भाई हर चीज मैनेज करते हैं। जब जॉब लग जाती है हम लोग ब्रांडेड चीजों की तरफ भागने लगते हैं। होता ही नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारे पास इनफ अमाउंट है। जब लोगों के पास पैसा होता है तो वो खर्च करते हैं। प्रैक्टिकली सोचो, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जा रहा अभी। जब पैसे होंगे तो मैं जाऊंगा ना मार्केट में बाय करने के लिए। तो जब लोगों के पास पैसा आता है, पैसा यानी कि मनी फ्लो, जब मार्केट में बढ़ता है मनी फ्लो, ठीक है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रही है, लोगों के हाथ में पैसा, लोगों के हाथ में जॉब है मेरे भाई, तो फिर क्या होगा? मार्केट में डिमांड भी तो बढ़ेगी। प्रैक्टिकली सोचो, जब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो डिमांड भी तो बढ़ेगी। हम लोग की डिमांड कब नहीं है? समटाइम वी से वी आर नॉट डिमांडिंग, नो नो नो, यू ऑल आर डिमांडिंग। लैक ऑफ रिसोर्सेज, जिस वजह से हम लोग डिमांडिंग नहीं है। अदरवाइज कौन नहीं चाहता स्मार्ट पहनना, स्मार्ट गाड़ी में चलना, स्मार्टफोन रखना? कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है ना। लेकिन क्यों नहीं खरीद पा रहे अभी? क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है। तो जब लोगों के पास पैसा होता है मार्केट में, जब मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई होने का मतलब डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है और उसके कंपैरिजन में जब मार्केट में सप्लाई नहीं है, तो फिर क्या होगा? मार्केट में सप्लाई नहीं तो क्या होगा मेरे दोस्त? प्राइस बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? जैसा अभी आपने कोविड का टाइम देखा था, कोविड के टाइम पर बहुत सारी चीजें थी जिनकी मार्केट में सप्लाई नहीं थी। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल, ओके, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल जिनकी मार्केट में सप्लाई नहीं थी। चाहे आप मास्क उठा के देख लो, कुछ भी चीज देख लो, ओके। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उसकी डिमांड ऑल ऑफ सडन बढ़ी, डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई तो थी नहीं, तो फिर क्या हुआ? प्राइस बढ़ने लगे। प्राइस बढ़ने लगे। चलो एक उदाहरण है, ये तो दूसरा हो गया कोविड वाला। और भी, लेकिन ये जनरल जो एग्जांपल इसका ये है कि मार्केट में जब लोगों के पास इनफ अमाउंट होता है, पैसा होता है, तो मार्केट में खरीदने जाते हैं, और खरीदने जाते तो भाई डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी। उसके कंपैरिजन में सप्लाई नहीं होगी तो प्राइस इंक्रीज होंगे। तो इट इज द इंक्रीजिंग डिमांड मे बी ड्यू टू इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर। समझ में आ गया ये सुशांत? क्लियर है? नेक्स्ट एक और, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड सप्लाई से ज्यादा, तभी तो यार डिमांड पुल इन्फ्लेशन। शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखो ये क्या बोल दिया इसने, सप्लाई कम है। मैं जो एक लाइन में बोल रहा था सप्लाई कम है, उसने उसको नाम दे दिया शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइजेस। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला वर्ड? शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइजेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आई? सुमित, अभिषेक, आयुषी, सारिका मैम, अंकित भाई, दक्ष, क्लियर है? डिमांड मतलब क्लियर है ना? अब यार प्रैक्टिकली सोचो, इसको ना रटो नहीं। आप लोग खुद मार्केट में निकल रहे हो, पापा ने तुम्हें अभी 10,000 रुपए दे दिए। 10,000 रुपए देने का मतलब है तुम किसी ना किसी चीज की तो डिमांड बढ़ा दोगे ना। किसी ने मार्केट में जाके कुछ ना कुछ तो खरीदोगे। कब खरीद रहे हो? जब क्वांटिटी ऑफ मनी तुम्हारे हाथ में है, जब पैसा तुम्हारे हाथ में है। मतलब मार्केट में मनी सप्लाई जब है,
जब लोगों के हाथ में पैसा होगा डेफिनेटली प्रॉस्पेरस, तो वो जाएंगे बाजार में चीजें खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, उसके कंपैरिजन में सप्लाई नहीं होगी, महंगाई आएगी, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फाइन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट अगला, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कैन यू प्लीज हेल्प, वेयर कैन आई फाइंड योर 12th क्लास प्लेलिस्ट ऑन अड्डा ऐप? आकांक्षा, अभी मेरा सेशन चल रहा है एक एसबीआई पीओ के नाम से, उसको फॉलो करो, उसमें आपको क्लासेस मिलेंगे मेरी रेगुलर। क्या मतलब समझ में आ रहा है इससे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत बढ़ने की वजह से महंगाई का आना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसे पढ़ो, डिकोड करो जरा दोस्तों। क्लियर है भाई? यहां पर जरा समझना, इट अराइजेज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत बढ़ने की वजह से। यार प्रैक्टिकली समझो, एक मोमोज का एग्जांपल उठा लो, आई लव मोमोज, ओके। अब मोमोज में जो स्टफ यूज कर रहे हैं, इट इज रॉ मटेरियल, इट इज रॉ मटेरियल। अच्छा तुम मुझे एग्जांपल दो, कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिनकी वजह से लागत बढ़ सकती है? सैलरी, प्रॉफिट, टैक्स, सैलरी, सैलरी मतलब वेजेस, ओके फाइन। मजदूरी, जो मजदूर उसे बना रहा है, वेजेस। लेबर कॉस्ट, वही वेजेस आ गया, लेबर कॉस्ट। रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, ओके। टैक्सेस आ गए, फाइन। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। ट्रांसपोर्टेशन, भाई लागत बढ़ने का कारण तो यही है, लागत बढ़ने का कारण तो यही है ना, जिस पे एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं। अब दोस्त, अगर लागत इन सभी कारकों की वजह से बढ़ती है, इन सभी फैक्टर्स की वजह से बढ़ती है, तो उसकी वजह से अगर अल्टीमेट वस्तु के दामों में वृद्धि हो रही है, और इस वजह से अगर महंगाई आ रही, दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे अभी क्या हुआ था, पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, याद है? गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, तो इनकी वजह से लागत पे असर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा कि नहीं होगा? तो दिस इज व्हाट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इट अराइजेज, इट मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अराइजेज ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। अब जो प्रोडक्शन, उसको बनाने की जो लागत आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से अगर महंगाई आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से अगर महंगाई आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ओके। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से अगर कोई महंगाई आ रही है, तो दिस इज व्हाट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एंड इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग वेजेस, मजदूरी बढ़ने की वजह से। अब हो सकता है मोमोज में 20 रुपए का एक पीस मोमोज का आता, ओके, उसमें उसका 5 रुपए प्रॉफिट हो, 5 रुपए प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट अगर वो 7 रुपए कर देगा, तो ये 20 की बजाय कितने का बेचेगा? 22 का मोमोज। प्रैक्टिकली सोचो, एक मोमोज, सुशांत, एक मोमोज की कीमत 20 रुपए, एक पीस की कीमत में बात कर रहा हूं, ओके, उसमें उसका 5 रुपए प्रॉफिट है, 15 रुपए उसकी लागत आ रही है। अब यार दोस्त, उसने क्या किया, अपने प्रॉफिट को, लागत तो 15 ही थी, बट अपने प्रॉफिट को 5 की जगह 7 कर दिया, तो मोमोज अब कितने का बेचेगा? वो 22 का। तो महंगाई आएगी कि नहीं आएगी? तो दिस इज व्हाट गाइस, इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन, इंक्रीज इन वेजेस। तो लागत बढ़ने की वजह से अगर महंगाई आ रही है, तो इट इज व्हाट, इट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कोई दिक्कत? दीपक सर क्लियर है डिमांड पुल इन्फ्लेशन?
दीपक सर क्लियर है? अभी हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ा, वो क्लियर है आपके? है ना सर? डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ा हमने, वो क्लियर है आपके? डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ा हम लोगों ने, वो क्लियर है आपके? अभी कॉस्ट पढ़ा है भाई। 10 बार में आप डिमांड पे हाँ किए जा रहे हो, हाँ किए जा रहे हो, हाँ किए जा रहे हो। उदास से लग रहे हो, कोई बात हो गई क्या? ऐसे उदास मत हो यार, खिलखिलाते रहा करो। सेशन बड़ा ऐसा गुमनाम सा लगा रहता है। एक अनु मुंह फुला के बैठी हुई है, पता नहीं मैंने गोलगप्पे का एग्जांपल दे दिया तो उसकी वजह से है। हंसते रहो। सुमित ठाकुर का नाम नहीं लिया तो वो मुंह फुला के बैठा हुआ है। अब मुंह ना फुलाओ बे, दक्ष की तरीके से मुस्कुराते रहा करो। ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिफ्लेशन पे, इसको पढ़िए। डिफ्लेशन, अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बक गुस्सा, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। लागत का मतलब इन इंग्लिश सर कॉस्ट बेटा, कॉस्ट। कॉस्ट। अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन इज व्हाट? डिफ्लेशन। भाई अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन प्राइस राइज है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन प्राइस राइज है, डिफ्लेशन प्राइस रिड्यूस है। ओके। इन्फ्लेशन में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यहाँ सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। यहाँ वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है, परचेसिंग पावर कम हो रही है, सेविंग हमारी कम हो रही है। बट यहाँ उल्टा है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रही है, परचेसिंग पावर बढ़ रही है, और मेरे भाई सेविंग हमारी बढ़ रही है। कौन सी सिचुएशन अच्छी है, इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन? कौन सी सिचुएशन अच्छी है, इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन? डिफ्लेशन अभी का देखकर तुम्हें डिफ्लेशन लगेगा, बट दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन। दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन। मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर्स में कि जो इन्फ्लेशन है उसका टारगेट रखा गया है। इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, कंपटीशन इज ऑलवेज गुड फॉर एवरीवन। ओके, कंपटीशन होना जरूरी है, तभी ग्रोथ है। इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है 4% पे, से फिक्स रखा गया है। 4% इन्फ्लेशन हमें बनाकर रखना है। अगर मैक्सिमम होगा तो 2% और मिनिमम होगा तो 2%, यानी कि 2% से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है। 2% से लेकर 6% इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है। इसको बोला गया अपर टॉलरेंस लेवल, और इसको बोला गया लोअर टॉलरेंस लेवल। 2% से कम इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए और 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। 2% से कम और 6% से ज्यादा, 4% के आसपास हमें इन्फ्लेशन का टारगेट सेट करा गया है। इसका मतलब इन्फ्लेशन होना जरूरी है, प्राइस बढ़ते रहना जरूरी है फॉर ग्रोथ। ओके। एवरेज 4 होना चाहिए, मैक्सिमम 6% जा सकता है और मिनिमम 2% जा सकता है, प्लस माइनस 2%। इसका मतलब इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, डिफ्लेशन इज नॉट फॉर गुड फॉर इकोनॉमी। प्रैक्टिकली समझना क्यों। डिफ्लेशन का कारण क्या हुआ है, डिफ्लेशन आया कैसे? मार्केट में जब सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई। प्रैक्टिकली सोचो, जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई। समझ रहे हो इस बात को? जैसे मार्केट में आशीष गौतम है, मूंगफली बेचने वाले 100 लोग थे, एक नहीं थे, कितने थे, बतेरे थे। अब मैं लेने के लिए पूछा, मैंने कहा भाई कितने रुपए किलो, तो वो कह रहा 50 रुपए किलो। मैंने कहा भाई 50 रुपए किलो, तो दूसरे ने सुन लिया तो वो कह रहा है अरे गौतम जी 40 रुपए किलो। फिर तीसरे ने सुना अरे गौतम जी 30 रुपए किलो, अरे 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, अरे ले जाओ भैया 10 की 10 किलो ले जाओ। क्यों? क्यों क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। हाँ ठीक है, लिखा हुआ है वो सामने, इसके अलावा बताओ।
चौधरी ना बनो, इसके अलावा बताओ। सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है इसलिए समझ में आ गया, इसके अलावा बताओ, ठीक है। डिमांड कम होने का कारण क्या है? अनु बेटा, डिमांड कम होने का कारण क्या? मार्केट में मनी सप्लाई ना होना, मार्केट में मनी सप्लाई ना होना, लोगों के हाथ में पैसा ना होना। इसका मतलब लोग इससे जूझ रहे, अनएम्प्लॉयमेंट से। प्रैक्टिकली समझना चीजों को, लोग इससे जूझ रहे, अनएम्प्लॉयमेंट से। है ही नहीं मार्केट में जॉब। जब बाजार में जॉब नहीं है तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो इसका मतलब डिमांड नहीं है। और जब डिमांड नहीं है लेकिन सप्लाई है, तो फिर क्या होगा? वस्तुओं के दाम में क्या होगी? घटेंगे। और जब वस्तुओं के दाम घटेंगे तो डेफिनेटली डिफ्लेशन की सिचुएशन है। डिफ्लेशन ही मतलब होता है जब इन्फ्लेशन का रेट 0% पे आ जाए या फिर माइनस में हो जाए। दिस इज व्हाट डिफ्लेशन। जब इन्फ्लेशन का रेट 0% पे आ जाए और जीरो या माइनस में हो जाए, तो दिस इज व्हाट मेरे दोस्त, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन वह स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी की जगह घटोतरी देखने को मिलती है, मतलब वस्तुओं के दाम घटने लगते हैं। ओके, और जब वस्तुओं के दाम घटने लगते हैं तो डेफिनेटली मार्केट, इसका मतलब जो बाजार है, जो इकोनॉमी है, वो डाउन जा रही है। इकोनॉमी डाउन जा रही, लोगों के हाथ में जॉब नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। लोगों के हाथ में पैसा नहीं तो मार्केट में डिमांड नहीं है। क्या ये सिचुएशन अच्छी है? लो, चीजों के दाम अगर घटते हैं तो लोगों के लिए अच्छा है ना। हाँ शुभम, तेरे को पसंद शायद कोई चीज होगी, तेरे लिए अगर वो सस्ती हो रही तो तेरे लिए वो अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अगर इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन आने लगे तो सोचो फिर इकोनॉमी की हालत कैसी होगी। तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है तब भी नहीं खरीद पाओगे, सोचो। वस्तु के दाम भी कम हो रहे हैं लेकिन वो पैसा ही नहीं है, खरीद भी नहीं पाओगे, सोचो ना। वर्स्ट सिचुएशन है कीमतों में गिरावट आना। इट इज अ कंडीशन ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए रहा ना तो ये सिचुएशन रिसेशन में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, वो बताऊंगा। मंदी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इट इज अ कंडीशन ऑफ फॉलिंग प्राइसेस व्हेन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्या बात कही है! मतलब इकोनॉमी में जो वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेजी से आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं। मतलब जितनी तेजी से बाजार में सप्लाई बढ़ी है उतनी तेजी से बाजार में डिमांड नहीं बढ़ी है। और यहां सप्लाई जब डिमांड से ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली यार दोस्त, सरप्लस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट लीडिंग टू डिक्रीज इन प्राइसेस। समझ में आया ये? सर जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था, क्या हुआ था जिम्बाब्वे में दीक्षा? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, एक बार जरा बताओ मेरे को डिटेल में। क्लियर हुआ? रिसेशन तो इंडिया में भी आया था, अभी आपको पता है पिछले साल इंडिया में रिसेशन था। कितनों को पता है ये? इंडिया रिसेशन के दौर से गुजरा है एज पर आरबीआई स्टेटमेंट। आरबीआई गवर्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, फाइनली वी आर आउट ऑफ रिसेशन। फाइनली वी आर आउट ऑफ रिसेशन। ओके, अब जरा समझते हैं इसको। ये क्लियर हुआ डिफ्लेशन? कितने हैं जिनके क्लियर हो गया? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन की डेफिनेशन। फाइन, चलिए कैसे कैसे बाहर हुआ वो सब देखेंगे। अब आते दूसरा शब्द है डिस इन्फ्लेशन, इसको पढ़िए। अच्छा, अक्टूबर का क्वेश्चन बैंक मिल गया आप लोगों को? अक्टूबर का क्वेश्चन बैंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दिया था, आशीष गौतम जीए गुरु के नाम से है। सर हिंदी में पीपीटी दो, ले भाई हिंदी में ले।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेशन एंड डिसइंफ्लेशन? बताइए रहा। अरे भाई अभी एक टेक्निकल ग्लिच आई है, उस वजह से सबका बैंक वहां पे एक्सपायर और ये सारी चीजें दिखा रहा है। हो सकता है शायद पीडीएफ वगैरह भी ना दिखे, वीडियो भी ना दिखे, थोड़ी देर के लिए 4-5 घंटे के लिए टेक इशू है ये। इसका जरा एग्जांपल समझना एक बहुत तसल्ली से। मैं मार्केट गया, मुझे पेन खरीदना था। ओके, पेन मेरे को मिला है कितने रुपए का? 100 रुपीज का। ओके, कितने का पेन है? कितने का पेन है भाई सुमित? 200 रुपए का पेन है। क्लियर है? वेल डन। अगले दिन गया मैं पेन लेने के लिए, अगले दिन पेन मिला 120 रुपए का। कितने रुपए बढ़ गए इसमें? 20 रुपए। नेक्स्ट डे गया, पेन मिला 150 रुपए का। फाइन। चौथे दिन गया मैं, ये मिला मेरे को 165 रुपए का। कहीं और लिख लेते हैं, यहां 100 रुपए का पेन था, पहले दिन मिला 120 रुपए का। फिर मिला ये आपका 150 का। फिर मिला ये 165 का। समझना जरा सिचुएशन को। यहां से यहां तक कितना परसेंट महंगाई आई है? यहां से यहां तक कितना परसेंट महंगाई आई? 20%। यहां से यहां तक कितना परसेंट महंगाई आई है? 25%। भाई 30 रुपए 120 रुपए पे। और यहां से यहां तक कितनी महंगाई आई है? 10%। इसमें कोई दिक्कत? ये तो मैथ तो जानते हैं ना आप लोग। भाई 20 रुपए 100 रुपए पे 20%, यहां पर 25 रुपए 120 रुपए पे। ठीक है, सॉरी 30 रुपए। 30 रुपए यहाँ इस पे, तो ये आपका 25%। और यहां पर 15 रुपए 150 रुपए पे 10%। फाइन, कोई दिक्कत? क्या किसी भी समय पर पेन की कीमत कम हुई? 100 से 120, 150 से 165। क्या पेन की कीमत कम हुई? आंसर बनता पेन की कीमत कम हुई। आंसर बनेगा नो। मतलब प्राइस निरंतर बढ़ते रहे हैं। प्राइस निरंतर बढ़ते रहे हैं। ओके। दूसरा, क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हुआ है? महंगाई की दर में कमी आई है क्या? महंगाई की दर में कमी आई है। 20 से 25 हुई, और फिर क्या हुआ? 25 से ये 10 हुई है। क्या यहां पर महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई है? यस और नो? महंगाई कम हुई। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें प्राइस तो निरंतर बढ़ते हैं बट रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होता है, दिस इज व्हाट दिस इज डिसइंफ्लेशन। ये रटने वाली परिभाषा होगी, अब थोड़ा समझते हैं। समझने का मतलब यहां पर यह कि पहले 100 की चीज 120 में हुई थी, 20% महंगाई आई। फिर और तेजी से महंगाई आई, 25% महंगाई। 25% महंगाई मतलब पहले 20% चीजें महंगी हुई थी, अब और तेजी से महंगाई हुई है, यानी 25%। फिर उसके बाद चीज क्या सस्ती हुई? नहीं, लेकिन महंगाई की दर में गिरावट आ गई। जितनी तेजी से पहले महंगाई आ रही थी उतनी तेजी से महंगाई नहीं आई, लेकिन महंगाई तो आई। महंगाई की जो तीव्रता थी, ओके, वो कम हो गई। पहले 25% हुई थी 20 से, लेकिन अब 25 से 10% हुई। जैसे इन्फ्लेशन का रेट अभी आप लोग देखेंगे तो 6% क्रॉस कर गया था, फिर अब वो 5% पे आ गया। तो 5% पे आने का मतलब क्या चीजें सस्ती हो रही हैं? नहीं, चीजें पहले की अपेक्षा में उतनी तेजी से नहीं महंगी हो रही जितनी तेजी से पहले हो रही थी। अब थोड़ी चीजें पहले की अपेक्षा कम तेजी से महंगी हो रही हैं। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हुआ?
तो डिसइन्फ्लेशन इज व्हाट? इट इज कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन. इट इज कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन, इसे पढ़ते हैं जरा. डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इट इज अ फॉल ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन की रेट में, ग्रोथ में कमी आ जाना, इन्फ्लेशन की दर में कमी आ जाना, मुद्रास्फीति की दर में कमी आ जाना. जो इन्फ्लेशन का रेट 6% क्रॉस कर गया था, वो 5% के आसपास आ गया, कल को 4% हो जाता है, तो ये क्या? डिसइन्फ्लेशन है, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है. मेरी बात समझ में आ रही ना? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है. क्या वस्तु के दाम कम हो रहे हैं? नहीं, वस्तु के दाम कम नहीं हो रहे. इट मींस स्लोअर इंक्रीज इन प्राइसेस. इसका मतलब धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है, उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है. इट डज नॉट मीन फॉल इन प्राइसेस. इसका मतलब ये नहीं होता प्राइसेस का कम होना. Example, earlier inflation rate was 10%, now it is 8%. It means it is disinflation. Deflation में प्राइस कम होते हैं, वो पॉजिटिव नहीं है इकोनॉमी के लिए. बट डिसइन्फ्लेशन पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिए. क्यों? क्योंकि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है तो उसे डिसइन्फ्लेशन हम लोग बोलते हैं. आया समझ में? अब क्लियर हुआ? कोई आपसे पूछता है कि डिसइन्फ्लेशन क्या है, तो डिसइन्फ्लेशन कुछ नहीं, जब महंगाई की दर में कमी आती है तो वो सिचुएशन आपकी डिसइन्फ्लेशन है. अभी मैंने आपको इन्फ्लेशन का रेट XYZ पढ़ाया था नवंबर महीने का. जब मैं दिसंबर का पढ़ाऊंगा, अगर उसमें कम हो गया तो वो सिचुएशन क्या है? डिसइन्फ्लेशन. समझ में आ गया? सुदीप्ता, क्लियर है भाई? डिसइन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन बेसिकली देखे तो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है ना. महंगाई की दर में अब देखो नियंत्रित हो रही धीरे धीरे. उतनी तेजी से महंगाई नहीं आ रही जितनी तेजी से पहले महंगाई आ रही थी. समझ में आ गया होगा, आई होप. नेक्स्ट आते हैं अब. एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी से कनेक्ट करते हुए. यहां पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो. कहने का मतलब यह है कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है इकोनॉमी में. कौन सी सिचुएशन है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन है इकोनॉमी में. उसमें सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करे कंट्रोल करने के लिए. बताइए, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है इकोनॉमी में, क्या उसमें सीआरआर जो एसएलआर है उसको इंक्रीज करेगा डिक्रीज करे कंट्रोल करने के लिए? तसल्ली से सोचो और बताओ. मैं ठाकुर तेरे को अनम्यूट कर रहा हूं, मेरे को इसका आंसर दे. अपने को अनम्यूट कर. इंक्रीज करे डिक्रीज करे? इन्फ्लेशन की सिचुएशन है सुमित. अब तो तेरा ही नाम ले रहा हूं, चल बता मेरे को. क्या हुआ? हेडफोन में साउंड आया नहीं. नहीं नहीं, बिल्कुल आ रहा है. अब सब आ रहा है, ठीक है. इन्फ्लेशन की सिचुएशन है. इन्फ्लेशन की सिचुएशन हमें कंट्रोल करनी है. मार्केट में मनी फ्लो को हमें कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करना है. अब ऐसे में सीआरआर एसएलआर को इंक्रीज किया जाए कि डिक्रीज किया जाए?
अगर मनी फ्लो अगर कम करना है तो आपको शेयर एसएलआर को इंक्रीज करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये रिवर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके फाइन, बट मुझे मनी फ्लो की बात नहीं कर रहा, मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इंक्रीज करूँ कि डिक्रीज करूँ सीआरएसएलआर? इंक्रीज करना चाहिए सर। क्यों? फॉर एग्जाम्पल यू आर आरबीआई गवर्नर, ओके, आई एम a Narendra Modi, I am a central government. I just want to ask कि यार we are in inflation situation, how we can control our economy, okay? How we can control situation in economy, okay? बताओ मेरे भाई। नो आइडिया? चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पर महर्षि के पास, ओके। महर्षि, आपके पास अब फोन लगने जा रहा है, टन टन। ओके, आपके पास 1 मिनट का समय होगा, आपको इसका जवाब देना है। महर्षि, अब आपकी आवाज, बताइए। मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो मेरा तो टारगेट यही रहेगा कि मैं उसे कंट्रोल करूं। तो इसीलिए मैं मतलब आरबीआई के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, मैं सीआरआर को कम कर दूंगा। इसलिए बैंक्स के पास पैसा ज्यादा होगा तो मार्केट में मनी फ्लो भी ज्यादा होगा, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा जिससे डिफ्लेशन आएगा। वाह आशीष गौतम, तू क्या पढ़ाता है, मजा आ गया। ठीक है, दक्ष, आंसर दे मेरे को, इसका गलत नहीं होना चाहिए। गौरव, आ रहा हूं तेरे पास। दक्ष, अनम्यूट कर अपने को। सर सीआरआर बढ़ा दिया हाँ, बढ़ा दिया। तो मनी फ्लो सर कम हो जाएगा। अच्छा, फिर? जब मनी फ्लो कम हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा ओके। और फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं और क्या देते हैं इसके। सही बोल रहे हैं क्या भाई? चलो गौरव के पास चलते हैं। गौरव भगत, ओके, गौरव भगत। गौरव, अनम्यूट करो अपने को। इन्फ्लेशन है। हम्म सपोज सर आपके हिसाब से अगर जैसे आप समझाते हैं वैसे अगर हम समझाते हैं, हम्म अगर हम्म मेरे हम्म पास अगर हमको सिर्फ पापा ज्यादा पैसा देते हैं तो मेरा सर मन बढ़ा हुआ रहेगा। अगर जब हमको कंट्रोल करना है तो सर हम पॉकेट मनी बंद कर देंगे गुड। और उस गुड हिसाब बात। से हम पूरा कंट्रोल में आ जाएंगे सर। तो हम्म। मार्केट में जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, अगर रेट बढ़ा देगा सीआरआर का तो मार्केट में पैसा जाना कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, मतलब मनी सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में। जी। ओके, वेल डन। इतनी छोटी सी बात है, आप लोगों के समझ में नहीं आ रही। सिर्फ सुनने भर मात्र से काम नहीं होगा, अपने दिमाग को प्रेजेंट रखिए। जितना कमेंट में आप इतना चटियाते रहते हो, फालतू का चटियाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, किसी से वो नहीं है मेरे को। और इंसल्ट वाला फील मत करना, क्योंकि इससे ज्यादा बदतर स्थिति से मैं आया हूँ, ओके। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस चलती रहेंगी, बट कोशिश किया करो मेंटली खुद को प्रेजेंट रखने की और साउंड रखने की, ओके। अब जरा सिचुएशन को प्रैक्टिकल समझते रादर देन रटने के। इन्फ्लेशन सिचुएशन का मतलब है जब मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा है, और मनी फ्लो ज्यादा है इसका मतलब मार्केट में लोगों की डिमांड ज्यादा है। ऑब्वियसली सोचो भाई, लोगों की डिमांड ज्यादा है तभी तो इन्फ्लेशन है। प्रैक्टिकली समझना, लोगों की डिमांड ज्यादा है तभी तो मार्केट में इन्फ्लेशन है। डिमांड ज्यादा नहीं होगी, पैसा ज्यादा नहीं होगा तो खरीदने नहीं जाएंगे तो वस्तु के दाम बढ़ेंगे नहीं। जब डिमांड ज्यादा है, मनी फ्लो ज्यादा है, तभी तो डिमांड ज्यादा है। जब पैसा ज्यादा है मार्केट में तभी तो डिमांड ज्यादा है। तो क्या करें, हमें करना क्या चाहिए? प्रैक्टिकली हमें मनी फ्लो को कम करना चाहिए। प्रैक्टिकली हमें मनी फ्लो को कम करना चाहिए, और मनी फ्लो को कम करना है तो इसका मतलब इन सबका रिलेशन मनी फ्लो से कैसा है? बिल्कुल अपोजिट है। तो मनी फ्लो को कम करेंगे तो बेटा इसका मतलब इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। इन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा, ओके। और सिक्योरिटी को यहां पर सेल करना पड़ेगा। जब सिक्योरिटी को सेल करेंगे, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर इनको इंक्रीज कर देंगे, तो मार्केट में मनी फ्लो क्या होगा? कम होगा। और जब मनी फ्लो कम होगा तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो वो सप्लाई की बैलेंस आएगी, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। समझ में आई सिचुएशन? क्लियर हो गई? किसी को डाउट अभी भी पूछ लो। आकांक्षा, क्लियर है? नहीं क्लियर है? देख बेटा, ये समझ इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जब मार्केट में लोगों के पास पैसा ज्यादा है, यही तो है।
और पैसा ज्यादा होने का मतलब मनी फ्लो ज्यादा है, अपनी भाषा में बोला हम लोगों ने पैसा ज्यादा है, बट इकोनॉमी की लैंग्वेज में मनी फ्लो ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तभी तो आपके हाथ में पैसा हो तभी तो खरीदने के लिए जाओगे। तो फिर क्या किया जाए, जब पैसा ज्यादा है तभी तो डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड कम करने के लिए, पैसा कम करने के लिए क्या करेंगे, मनी फ्लो कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब जब ज्यादा चीज उसे ऑब्वियसली कम करेंगे तो कम कैसे कर सकते हैं, कम मनी फ्लो करने का तरीका हमारे पास ये है कि सीआरआर के डायरेक्ट टूल और इनडायरेक्ट टूल को यूज करो मॉनेटरी पॉलिसी के। इन सबका रिलेशन मनी फ्लो से अपोजिट होता है, तो मनी फ्लो को जब कम ही करना है तो इन सबको इंक्रीज करेंगे तभी तो मनी फ्लो कम होता है। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी को कम कर दोगे तो मनी फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इन सभी को बढ़ा दोगे तो मनी फ्लो कम हो जाएगा। तो इन सभी को हमने बढ़ा दिया जिससे कि मनी फ्लो कम हो जाए, और मनी फ्लो जब कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो फिर हमारे इन्फ्लेशन की सिचुएशन थोड़ा डाउन होगी। समझ में आ गई बात, क्लियर हुई। सुमित सिंह सही बोला था मैंने, बट एक्सप्लेनेशन करना नहीं आया। मोहब्बत का इजहार करना सीख ले, किताबों में लिखे रह जाएंगे अल्फाज, ठीक है। और जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तो फिर क्या पछता है। क्या बात कर रहा है यार बैठ के। अब डिफ्लेशन की सिचुएशन बता जा रहा है, ठीक है। डिफ्लेशन की सिचुएशन, डिफ्लेशन, ये क्या, इसमें क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली यार इसके अपोजिट यहाँ डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि डिफ्लेशन की सिचुएशन ही ऐसी है जिसमें मार्केट में लोगों के पास डिमांड नहीं है। अब डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट में मनी फ्लो नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फिर क्या किया जाए भाई, पैसा बढ़ाया जाए, मार्केट में मनी फ्लो यहां पर क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अब मनी फ्लो बढ़ाने के लिए इन सबको क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। इन सबको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, यहाँ सिक्योरिटी को परचेज करेंगे, परचेज करने पर इन सबको डिक्रीज करने पर मनी फ्लो बढ़ेगा। मनी फ्लो बढ़ेगा तो बेटा सीधी सी बात है कि डिमांड भी यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली फिर लोग खरीदने जाएंगे। फिर डिफ्लेशन से हम लोग किस तरफ आएंगे, डिफ्लेशन से किस तरफ आएंगे, डिफ्लेशन से किस तरफ आएंगे, इन्फ्लेशन की तरफ आएंगे। और जब इन्फ्लेशन की तरफ आएंगे तो मेरे दोस्त फिर दोबारा पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, बढ़िया सिचुएशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर हो गया ये। इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन जब कंट्रोल करते से बोलते कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन यानी कि डिसइन्फ्लेशन, मतलब तो यही हुआ, मतलब तो यही हुआ ना कि डिसइन्फ्लेशन है क्या, डिसइन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जिसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। तो एग्जामिनर यू भी पूछ सकता है कि हाउ यू विल कंट्रोल इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन कैसे लाया जाएगा, तो वो ऑप्शन दे देगा, इंक्रीज सीआरआर, एसएलआर, डिक्रीज, इंक्रीज रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सेल ओपन मार्केट ऑपरेशन सिक्योरिटी। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल होने का मतलब है डिसइन्फ्लेशन की सिचुएशन आना, इन्फ्लेशन कंट्रोल होना। ओके, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे भाई, फाइन, ये क्लियर होगा। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, अब देखो डिफ्लेशन से हम लोग किस तरफ जाएंगे, इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगे। भाई सीधी सी बात समझना प्रैक्टिकली, डिफ्लेशन से हम लोग किस तरफ जाएंगे, इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगे, और डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेशन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन, रिफ्लेशन। डिफ्लेशन की सिचुएशन, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, पैसा बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओगे मार्केट में फिर दोबारा सप्लाई के बराबर डिमांड आएगा, फिर क्या होगा, हम लोग इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर दोबारा से महंगाई रिफ्लेशन कहलाती है। समझ में आ रहा पॉइंट, जरा रिफ्लेशन पढ़ाता हूं तब और क्लियर होगा। रिफ्लेशन पढ़ो। अंकित चटीवाल, तू अनम्यूट है भाई, मेरे को जरा ये बता रिफ्लेशन कैसे आएगा। तूने बोला ना कि मेरे से सवाल नहीं पूछते हो, जरा बता मेरे को रिफ्लेशन कैसे आएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करियो, ये मेरे को बुकिश लैंग्वेज मत छाप दियो।
बता भाई। अबे अपने को अनम्यूट कर अब। फालतू का हल्ला ना काटा करो कमेंट बॉक्स में जब आंसर नहीं देना, ठीक है? क्लियर हो गया इतना रिफ्लेशन? तो व्हेन एन इकोनॉमी मूव फ्रॉम डिफ्लेशन टू इन्फ्लेशन, जब इकोनॉमी डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की तरफ जाती है, माइनस में परसेंटेज चल रहा है या जीरो पे हम लोग खड़े हैं, फिर दोबारा इन्फ्लेशन का रेट आपका 1% है, 0.1 समथिंग इस तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्या सिचुएशन है? व्हेन एन इकोनॉमी फ्रॉम डिफ्लेशन टू इन्फ्लेशन, देन द सिचुएशन इज कॉल्ड रिफ्लेशन एंड इट इज द अपोजिट ऑफ डिसइन्फ्लेशन। क्यों? disinflation was controlled inflation and it is controlled deflation. Okay, it is controlled deflation. भाई deflation से reflation गए तो it is controlled deflation and controlled deflation is called reflation. आ रहा है समझ में? deflation से inflation is called reflation. Mic is not working, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है इतना? सभी के समझ में आ गया? कोई डाउट है? आई हैव टू डर विवेक कुमार, अभी रुक जा दोस्त। ओके क्लियर है यहां तक सारी चीजें? कोई डाउट? अब आते हैं हम लोग रिसेशन पे। सब एनपीए का पार्ट है क्या? एनपीए रीनेम हो जाएगा ये। अब जरा समझना रिसेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या है। पहले हम लोग डिफ्लेशन पढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, डिफ्लेशन अगर लॉन्ग टर्म तक बना रहता है देन इट बिकम रिसेशन। ओके, कैसे? प्रैक्टिकल समझना थोड़ा। सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। मार्केट में क्या है? सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। डिमांड कम होने का कारण क्या है? मनी सप्लाई का कम होना, या दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करें, दूसरे शब्दों में अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना। भाई बाजार में रोजगार ही नहीं है, लोगों के हाथ में जॉब नहीं है। कोविड का मुझे वो टाइम याद आता है जब सिचुएशन क्या हुई थी, गुच्छों में लोगों की जॉब जा रही थी, एक दो नहीं जा रही थी, 10 20 50 100। मेरी कंपनी और कंपनी जितनी भी सब कंपनी है वहां पर 100 लोग 200 लोग फायर किए गए थे। मजबूरी थी, मजबूरी थी भाई, लोगों को फायर करना जरूरी था क्योंकि अर्निंग नहीं थी। तो आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा, ऐसे हर जगह ये चीज हुई थी। और हर जगह ऐसा चीज होने का हुआ क्या, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम से बढ़ा तो मार्केट में डिमांड भी तो कम होगी। प्रैक्टिकली समझना, मार्केट में डिमांड कम होगी कि नहीं होगी? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब बढ़ेगा तो मार्केट में डिमांड कम होगी कि नहीं होगी? जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो वो खरीदने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? गोपाल भाई, डिमांड कम होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली कम होगी भाई, ऑब्वियसली कम होगी, पैसा ही नहीं है लोगों के हाथ में। ये वाला तो हमें सिक्के का पहलू समझ में आ गया। अब सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। आप जो खाते हो उसे कोई बनाता होगा, आप जो पीते हो उसे कोई बनाता होगा, आप जो देखते हो उसे कोई बनाता होगा, कोई ना कोई सप्लायर तो होगा। अब यहां पर जरा समझना, पहले एक व्यक्ति काम कर रहा था, दूसरा व्यक्ति काम कर रहा था, तीसरा व्यक्ति काम कर रहा था, चौथा व्यक्ति काम कर रहा था, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, उससे और कनेक्ट होगा। मैं एक रेमंड्स की शॉप पे गया था, मुझे एक सूट का कपड़ा खरीदना था। तो अक्सर कोविड का टाइम था तो मैं उनसे जब डिस्कस कर रहा तो मैंने कहा यार साहब ये बताइए, जो भी वहां बैठे हुए थे, कि आपके यहाँ पीछे से स्टॉक आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि जो पुराना स्टॉक है वही खत्म नहीं हो रहा है, जो पुराना स्टॉक है वही खत्म नहीं हो रहा है।
नया तो तब मैन्युफैक्चरिंग होगी ना जब पुराना स्टॉक ही खत्म हो जाए। और पुराना स्टॉक क्यों नहीं खत्म हो रहा? क्योंकि लोगों की डिमांड है ही नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। और पैसा नहीं होने का मतलब लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है, और डिमांड नहीं है तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी अब क्या हो गया है? रुक रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होगा तो इसका मतलब पहले जितने लोगों की जरूरत थी क्या उतने लोग अभी भी काम करेंगे? पहले जितने लोगों की जरूरत थी उतने लोग काम करेंगे। इसका मतलब धीरे 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 यहां से भी लोग गायब होते चलेंगे, यहां से भी लोग गायब होते चलेंगे। पहले जहां काम 5 लोगों की बजाय 50 लोगों से होता था, वहां पर मतलब जैसे पहले जो काम होता था 50 लोगों का इस्तेमाल होता था, वहां पर अब धीरे धीरे इन लोगों की भी जॉब जाने लगेगी, इन लोगों की भी जॉब जाने लगेगी। इसका मतलब देश में जो इनकम है लोगों की वो कम होने लगेगी। यस और नो? धीरे धीरे इनकम कम होने लगेगी कि नहीं कम होने लगेगी? यस और नो? मेरे भाई प्रैक्टिकली बताइए, रटने की जरूरत नहीं है। मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होने का मतलब जॉब ही नहीं है लोगों के हाथ में। जब जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है, और जब डिमांड नहीं है तो इसका मतलब मार्केट में सप्लाई भी तो अफेक्ट करेगी। चलो मान लिया तुरंत की तुरंत सप्लाई अफेक्ट नहीं कर रही, तुरंत की तुरंत सप्लाई अफेक्ट नहीं कर रही है भाई, कोविड लगा तुरंत की तुरंत थोड़ी बाजार से चीजें गायब हो गई थी, बट धीरे 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 उन्होंने क्या किया था? प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, जो पुराना स्टॉक है वही बेच रहे हैं और सस्ते पे बेच रहे हैं। भाई पुराना स्टॉक ही बेच रहे हैं और डिमांड नहीं है, तो फिर डिमांड नहीं होने का मतलब जहां पर कहीं ना कहीं 20-30 लोगों की जरूरत पड़ती थी, अब इन लोगों के हाथ से भी जॉब जाएगी। मतलब इधर तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ ही रहा था, अब इधर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। धीरे धीरे इकोनॉमी डाउनवर्ड जाएगी, इकोनॉमी सुस्त पड़ती चली जाएगी। तो जब ये सिचुएशन 6 महीने तक बनी रहेगी तो इट बिकम रिसेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं मंदी। इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन बनती है जब किसी देश की जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर तक, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक, ओके, लगातार 2 क्वार्टर तक अगर नेगेटिव बनी रहती है, ऋणात्मक बनी रहती है, तो इसे बोलते हैं रिसेशन। और भारत की जीडीपी 2 क्वार्टर तक लगातार ऋणात्मक नेगेटिव बनी रही थी ड्यूरिंग कोविड-19। मार्च के वक्त की बात करते हैं। उसके बाद 2 क्वार्टर ऐसे आए थे जिसमें कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कैसी रही थी? नेगेटिव। और नेगेटिव मतलब क्या है? जीडीपी मतलब होता है देश की आय, ठीक है? देश में जो इनकम हो रही है, देश में जो आय हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। और जब देश में जो आय है वो ही कम होना स्टार्ट हो जाए, भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी तेजी से बढ़ा, लोगों के हाथ से जॉब गई, इनकम ही होना बंद हो गया, दूसरा यहां पर भी इनकम होना बंद हो गया। ऐसे में फिर क्या होगा? देश किस तरफ जाएगा? देश सुस्त पड़ता चला जाएगा, इकोनॉमी डाउनवर्ड चली जाएगी, इकोनॉमी में जो रेट ऑफ ग्रोथ की जो रेट है वो नेगेटिव हो जाएगी। जब नेगेटिव 2 महीने तक बनी, 2 क्वार्टर तक बनी रहती, 6 महीने तक, तो इट बिकम रिसेशन। एक साल के कितने क्वार्टर होते हैं? हाँ, एक साल में 12 महीने होते हैं, ये पता होगा, ठीक है? और हर एक महीने, जैसे आप 4 क्वार्टर मतलब होता है आपका, 1 क्वार्टर मतलब होता है तिमाही, हिंदी बोलते हैं तिमाही, तो 3 महीने। हाँ, देश की आय जीएनपी कहते हैं। अरे भाई जिंटू थोड़ी देर के लिए समझ ले, अभी जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी और एनआई ये सारी चीजें पढ़ाने नहीं बैठा हूं। अभी के लिए कुछ बोल रहा हूं, ये फूफा समझ के याद कर ले, जब नेशनल इनकम कराऊंगा तब बात करूंगा डिटेल में। अभी के लिए समझ ले कि देश की इनकम मतलब जीडीपी, ओके? अभी के लिए समझ ले इतना। जब मैं नेशनल इनकम कराऊंगा तब एग्जैक्ट बताऊंगा कि जीडीपी देश की आय नहीं होती, तब वहां एनएनपी होता है। लेकिन अभी के लिए जीडीपी समझ ले, क्योंकि जीडीपी वर्ड यूज किया जाएगा यहां पर। सब चौधरी बनेंगे हैं। जब तुम्हें पहले से पता तुम पढ़ने क्यों आते हो, ये नहीं समझ में आता। आराम से पढ़ो। Recession when an economy the GDP remain negative for a 2 consecutive quarter, such a situation is called a recession. क्लियर है? पढ़ लो इसे। भाई क्लियर हुआ? रिसेशन समझ में आ गया? सर मैंने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट किया हुआ है ना, तो इसलिए आइडिया मुझे। अरे जिंटू भाई फिर तो आप रुक जाओ ना, जब मैं गलत पढ़ा दूं तो मेल कर देना कंपनी को, आशीष गौतम ने गलत पढ़ा दिया, ठीक है? तो अभी रुक जाओ, अभी तसल्ली से पढ़ लो। आपका तो इकोनॉमिक्स से आप तो और बढ़िया है, 2 4 5 मेल कर देना, बढ़िया बढ़िया, ठीक है? अगर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा तसल्ली से सुन तो लिया करो, पेशेंस रखो।
अरे नहीं सर, सम स्टूडेंट शो दे आर मोर इंटेलिजेंट देन टीचर। अरे चेटीवाल तू सुन ना, अब तू ज्यादा चौधरी ना बन बीच में आके, ठीक है? वो हमारे बीच की बात थी, तू आगे बीच में मजे ले रहा है। ये रिसेशन क्लियर हो गया? हम लोग अभी आधा घंटे का टॉपिक है। डिसइंफ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन पढ़ते हैं। जरा ऐसे पढ़ो, स्टैगफ्लेशन। नहीं, चौधरियों के पीछे नहीं पड़ा, वो चाचे चौधरी वाली कहावत नहीं है, तो स्मार्ट बनते हैं वो वाला मतलब है। मुझे IBPS PO 2022 देना है, ओके दे लीजिएगा। करंट अफेयर्स बैच कब से स्टार्ट करें? मेरे यहाँ न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाता है, मुझे करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है जहां से मुझे पूरे नोट से एग्जाम में टकरा जाए। ओहो, टकरा जाए। तो बेटा, हमसे टकरा गए तो अब सब टकरा जाएगा। सुबह 7 बजे का करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो, 2022 अभी दूर है, तो सुबह 7 बजे का पढ़ना स्टार्ट कर दो, ओके? सब टकराएगा। अब जरा समझो, चलो इस वाली सिचुएशन को कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रिसेशन हो गया, ये WPI, ये मैं स्लाइड सारी ओपन करके दिखा देता हूँ, एक बार आप लोग इसे रीड कर लेना। हार्डली 15 मिनट का टॉपिक और बाकी है, 15 मिनट का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब ये करेंगे ना, तो ये बाकी का जो रेस्ट बच रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। आज भी नहीं है रेस्ट हो पाया, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग का रेस्ट होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? आज का कंटेंट लोडेड तो नहीं रहा होगा, लोडेड तो नहीं रहा होगा ना? विवेक, तू मेरे को पर्सनल भेज दियो, मैं उसका आंसर दे दूंगा तेरे को, ठीक है? क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्लास में मिले। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।